बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस किया था और सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस तरह से रिलैक्स होते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप में से किसी ने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर नहीं समझा होगा तो पहले आप उसको समझें, तभी आपको ये वाला टॉपिक जो है आसान तरीके से समझ आएगा। अच्छा भाई, जो स्केलेटल मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म जो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था वो एक साइंसदान ने किया था जिसका नाम हक्सले है। और इसने एक थ्योरी के तहत जो है हमें समझाने की कोशिश की थी और उस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो बाज़ औक़ात ये कभी कभी पूछा जाता है कि हक्सले ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या है। उसका नाम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, जिसमें इसने हमें बताया था कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस तरह से रिलैक्स होते हैं। तो इसकी थ्योरी तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे कि थ्योरी हमें क्या कहती है। पहले हम इस इमेज के जरिए आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप इस इमेज के ऊपर फोकस करें। भाई, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका पूरा का पूरा थिक फिलामेंट है जिसको मैंने सर्किल किया है, और ये जो आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये आपका पूरा का पूरा थिन फिलामेंट है। मैंने आपको बताया था जो थिक फिलामेंट है वो सिर्फ एक ही प्रोटीन का बना हुआ है और इस प्रोटीन को कहा जाता है मायोसिन। तो आप देख सकते हैं जो थिक फिलामेंट है इसका एक हेड होता है, इस हेड को कहा जाता है बल्बियस हेड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बल्ब की शेप का होता है ना। अब ये जो इसका हेड है ना बल्बियस, ये बना हुआ है एक प्रोटीन का जिसका नाम क्या है, मायोसिन। अब अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें तो मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था थिन फिलामेंट 3 प्रोटीन का बना हुआ होता है। एक आपको ये हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर प्रोटीन नजर आ रही है, इसको कहा जाता है ट्रोपोमाइसिन। दूसरी आपको ये ग्रीन कलर की प्रोटीन नजर आ रही है जिसे कहा जाता है ट्रोपोनिन। और तीसरा ये आपको डॉट टाइप की जो पी लाइक की जो प्रोटीन है इसको कहा जाता है एक्टिन। तो जब ये 3 प्रोटीन मिलती हैं तो तब जाके आपका थिन फिलामेंट बनता है। और थिक फिलामेंट के अंदर सिर्फ आपकी एक प्रोटीन होती है जिससे इसका ये बल्बियस हेड बना हुआ होता है, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, मायोसिन। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर आप पहली इमेज के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे आपको एक्टिन जो प्रोटीन है, यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक डॉट नजर आ रहे होंगे। ये जो ब्लैक डॉट है इनको कहा जाता है बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। इन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर क्या होता है, ये जो बल्बियस हेड है ना थिक फिलामेंट का, ये इन बाइंडिंग साइट के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और जैसे अटैच हो जाता है तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि एक्टिन प्रोटीन का काम क्या होता है, यहाँ पे लगी हुई होती है बाइंडिंग साइट्स, जहाँ पे थिक फिलामेंट का ये जो बल्बियस हेड है ये जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अच्छा, अब आप गौर से देखें, आपको ये बाइंडिंग साइट बंद नजर आ रही है, जितनी भी बाइंडिंग साइट है ये सारी क्लोज नजर आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि ये बाइंडिंग साइट किस प्रोटीन ने क्लोज की हुई है, तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा ये ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन ने क्या की हुई है, क्लोज की हुई है। यानी कि अब अगर आप मुझे रिलैक्स होकर सुन रहे हो, अगर आपके हाथ के मसल्स या बॉडी के स्केलेटल मसल्स रिलैक्स हैं, तो अब इनकी बाइंडिंग साइट क्या है, बंद है। जो ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन होती है इसने एक्टिन के ऊपर लगी हुई बाइंडिंग साइट को क्या किया हुआ होता है, बंद किया हुआ होता है। उसके अलावा आपको एक पिंक कलर की प्रोटीन नजर आ रही होगी जिसका नाम क्या है, ट्रोपोनिन प्रोटीन। अब इस ट्रोपोनिन प्रोटीन का काम क्या होता है, जैसे इस ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ आके कैल्शियम आयंस बाइंड होते हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये कैल्शियम आयन है। ये कैल्शियम आयन जैसे आके इस ट्रोपोनिन प्रोटीन पे लगते हैं तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन क्या करती है, ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन को बाइंडिंग साइट से हटा देती है। ये एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखो, ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है इसके ऊपर आके कैल्शियम आयंस लगते हैं, तो ये जैसे कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन प्रोटीन के ऊपर आके लगते हैं, यहाँ पे आपको सेकंड इमेज में दिखाया भी जा रहा है। तो जैसे कैल्शियम आयन के साथ लगे हैं, आप देखें सारी की सारी बाइंडिंग साइट क्या हो गई है, ओपन हो गई है। देखें कंप्लीट बाइंडिंग साइट क्या हो गई है, खुल गई है। जैसे बाइंडिंग साइट खुलती हैं तो ये जो बल्बियस हेड है ये बाइंडिंग साइट के साथ जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिज बना लेता है, इसको कहा जाता है क्रॉस ब्रिज। जब ये बल्बियस हेड इस बाइंडिंग साइट पे जाके लगेगा ना, इस बाइंडिंग साइट पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहा जाता है क्रॉस ब्रिज। अब क्या होगा कि ये जो बल्बियस हेड है ये इसकी ओवरलैपिंग करेगा। अब ये ओवरलैपिंग वाला मैकेनिज्म मैं आपको किस तरह से समझाऊं। देखें, आपके हाथों की जो 2 उंगलियां हैं ना, एक हाथ की जो और दूसरे हाथ की, आप इन उंगलियों को एक दूसरे उंगलियों के अंदर जब अंदर डालते हैं, अंदर आप इनको ओवरलैप करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग, इसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो सेम ये जो आपका थिक फिलामेंट का, ये जो मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है, ये जब अपनी इस बाइंडिंग साइड पे लगता है तो ये इसको ओवरलैप करता है, आगे की तरफ इसको क्या करता है, खींचता है, और मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्शन करना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी आपने याद रखना है कि जब आपका मसल रिलैक्स होता है, ठीक है, जब आपका मसल क्या होगा,
रिलैक्स होगा, तो उस वक्त जो एक्टिन के पास बाइंडिंग साइट होती है वो ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन ने क्या की हुई होती है, बंद की हुई होती है। लेकिन जैसे हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, जो कैल्शियम आयंस हैं वो आके किस प्रोटीन के साथ लग जाते हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है। कैल्शियम आयंस जो बाइंड होते हैं वो ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। जैसे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं तो ये जो बाइंडिंग साइट होती है जो ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन ने घेरी हुई होती है, तो ये ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन को ये हटा देती है यहाँ से और बाइंडिंग साइट खुल जाती है। जैसे बाइंडिंग साइट खुलती हैं तो ये जो इसका बल्बियस हेड आप देख रहे हैं थिक फिलामेंट का, ये इन बाइंडिंग साइट से जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे अटैच हो जाएगा तो ये इस थिन फिलामेंट को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, यानी आगे की तरफ खींचेगा। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों के अंदर बिल्कुल ओवरलैप करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो इसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो तभी इस थ्योरी का नाम भी क्या रखा गया था, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये वाला जो फिलामेंट है ये इस वाले फिलामेंट को स्लाइड करता है, अंदर की तरफ ओवरलैपिंग करता है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया था, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी रखा गया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला मैकेनिज्म जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट आप लोगों से मैं एक और चीज डिस्कस करता चलूं कि ये कैल्शियम आयन कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने आपको स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर बताया था जिसका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यानी आम लफ्जों में जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, लेकिन मसल्स का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमेयर है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयंस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अब इन कैल्शियम आयंस को यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज करके साइटोप्लाज्म में लाना होता है, और फिर साइटोप्लाज्म के बाद ये आके ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो ये कैल्शियम आयन खुद ब खुद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं निकलेंगे, इनके लिए हमें मैसेज चाहिए, एक बिजली की तरह का मैसेज चाहिए, और इस बिजली की तरह के मैसेज को आप क्या कहते हो, नर्व इंपल्स कहते हो। मैं नर्व इंपल्स के बारे में चैप्टर नंबर 3 में डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। ये एक इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है जो कि ब्रेन के सेल जनरेट करते हैं, जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। ये बिजली का मैसेज क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है और वहां पे एक केमिकल छोड़ता है, उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करवाता है, कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसे कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। जैसे ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ ये बाइंड होंगे तो जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन प्रोटीन के ऊपर, जो पहले ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन ने ब्लॉक की हुई थी, अब वो खुल जाएगी। जैसे खुलेगी तो ये जो बल्बियस हेड है ये बाइंडिंग साइट के साथ क्या होने लग जाएगा, अटैच होने लग जाएगा, और इस तरह से इनकी फिर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी और मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बल्बियस हेड है ये बैठा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बल्बियस हेड उठा हुआ है। तो बल्बियस हेड को उठने के लिए और इस बाइंडिंग साइट पे लगने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। बगैर एटीपी के ये हेड कभी भी नहीं उठेगा और बाइंडिंग साइट के साथ कभी भी बाइंड नहीं होगा। तो इसको हेड को उठाने के लिए और इस यहाँ पे बाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। तो यानी कि पूरे अगर मसल की कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करें तो आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं जो कि एसेंशियल होती हैं। आपके पास कैल्शियम आयन होने चाहिए, अगर कैल्शियम आयन नहीं होंगे तो ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ कैल्शियम आयन नहीं लगेंगे, और ट्रोपोनिन प्रोटीन कभी भी ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन को बाइंडिंग साइट से नहीं हटाएगी। तो कैल्शियम आयन का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब कैल्शियम आयन है लेकिन इनको मैसेज कौन देगा कि आपने रिलीज होना है, तो इनको मैसेज देगा नर्व इंपल्स। ये बिजली की तरह का जो मैसेज है जिसे हम कहते हैं कि ये न्यूरॉन जनरेट करते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। तो नर्व इंपल्स नहीं होगी तो ये कैल्शियम आयन को मैसेज भी नहीं देंगे और कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड भी नहीं होंगे। अच्छा, उसके अलावा जब मैसेज आ जाता है तो इस बल्बियस हेड को उठना होता है। उठने के बाद इस बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड होना होता है, क्रॉस ब्रिज बनानी होती है। उठने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। तो एटीपी का होना भी बहुत जरूरी है। इट मीन्स The contraction of muscles depend upon the 3 factors। 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कैल्शियम आयंस के ऊपर, नर्व इंपल्स के ऊपर और किसके ऊपर, एटीपी के ऊपर। तो ये 3 चीजें जो हैं होना बहुत जरूरी है, फिर ही जाके आपके मसल्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ओवरलैपिंग वाले मैकेनिज्म के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो आपको लिंक भेजूंगा, आप वो देख लेना, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वक्त कौन सा बैंड छोटा होता है, क्योंकि जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो थोड़े से शॉर्ट हो जाते हैं। सेम इस तरीके से
अगर आप अपनी दोनों उंगलियों को एक दूसरे की उंगलियों के अंदर ओवरलैप करें तो आपके उंगलियों की साइज कम होती जाती है ना। तो सेम जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब देखें फॉर सपोज करें कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसकी जो अभी लेंथ है मान लेता हूं वो कितनी है, 10 मीटर है। अब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये आगे की साइड आएगा और ये भी क्या आएगा, आगे की साइड आएगा। तो आप मुझे बताओ कि क्या इसकी साइज 10 मीटर रहेगी? नहीं, इसकी साइज जो है वो 35% तक, आपने याद रखना है, जब कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी साइज जो है वो 35% तक क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यानी कि इसकी जो साइज पीछे बचेगी वो कितनी बचेगी, 65% तक। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। 10 मीटर अगर हम 10 मीटर से अगर हम 35 निकालें तो पीछे कितना बचता है, 6.5 मीटर। तो इसकी जो साइज है वो कितनी हो जाएगी, 6.5 मीटर। तो यानी कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो उस वक्त उनकी साइज कितनी छोटी हो जाती है, 35% तक उनकी साइज छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा बैंड गुम हो जाता है और कौन सा बैंड छोटा हो जाता है। देखें जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आई बैंड इसकी तरफ बढ़ेगा, तो आई बैंड यहाँ से छोटा हो जाएगा, ये काली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से भी ये काली लाइन जो है ये यहाँ पे आ जाएगी, जिसे हम जेड लाइन कहते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये वाला मसल्स आगे की तरफ आके इतना आगे आ जाएगा और ये वाला मसल्स आगे की तरफ आके इतना आगे आ जाएगा। तो यानी कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आई बैंड शॉर्ट हो जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कौन सा बैंड छोटा होता है, तो हमारा आई बैंड क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जब ये आपस में आगे आएंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ आके मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो जो बीच वाला आपको ए बैंड नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा ए बैंड क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा। तो देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त आई बैंड क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसे मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। और जब जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बिल्कुल ये इधर आगे आ जाएगा और ये इस तरह से यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो ये बीच वाला जो आपको ए बैंड नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड बिकम शॉर्टर एंड ए बैंड बिकम डिसअपीयर। ए बैंड क्या हो जाएगा, डिसअपीयर, और आई बैंड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और आपके मसल्स की जो साइज है वो ओरिजिनल से रिड्यूस होके कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएगी, 35% तक जो इसकी ओरिजिनल साइज है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया कि कैसे बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग खोली कैसे जाती है, बाइंडिंग साइड बंद किसने की हुई होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार मैं थ्योरी इसकी समझा देता हूँ। According to sliding filament theory, when muscle shows contraction, it become thick and short. जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि आपकी दो उंगलियां हैं ना, आप उनको पहले सीधा करें और मिलाएं, एक दूसरे से मिलाएं, ओवरलैप ना करें। उनकी आप लेंथ देखें और फिर आप ओवरलैप जब करना शुरू करते हैं तो उनकी लेंथ भी छोटी हो जाती है और वो थोड़े से आपकी उंगलियां मोटी भी हो जाएंगी। जाहिर सी बात है जब एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो थोड़ी सी मोटी भी हो जाएंगी। ये कहता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर्स मूव टुगेदर बाय स्लाइडिंग ओवर मैकेनिज्म। इनका जो मैकेनिज्म होता है ना वो स्लाइडिंग ओवर होता है, एक दूसरे को ये स्लाइड कर रहे होते हैं, जैसे आपके हाथ की उंगलियां एक दूसरे को स्लाइड करती हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है लाइक स्लाइडिंग ओवर ऑफ फिंगर्स ऑफ वन हैंड बिटवीन द फिंगर्स ऑफ अनदर हैंड। दिस कैन हैपन, ये स्लाइडिंग ओवर का मैकेनिज्म तब होगा जब बल्बियस हेड, थिक फिलामेंट का जो मायोसिन वाला हेड जो है वो क्रॉस ब्रिज बनाएगा, हुक होगा एक्टिन के ऊपर लगी हुई स्पेशल साइट। मैंने आपको ये साइट भी दिखा दी जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर मौजूद होती है। When the nerve impulse reaches to the axon terminal, a substance is released called as acetylcholine. मैंने आपको बताया कि ये नर्व इंपल्स एक बिजली की तरह का मैसेज है। जब ये एक्सोन टर्मिनल, क्योंकि ये एक्सोन टर्मिनल न्यूरॉन का पार्ट है तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके ऊपर वैसे मैं लेक्चर छोड़ चुका हूँ ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के अंदर। बस आप इतना याद रखें, जब ये बिजली वाला मैसेज आता है तो यहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम क्या है, एसिटाइलकोलिन। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर भी मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। अभी फिलहाल हमारा ना तो एक्सोन टर्मिनल से लेना देना है ना न्यूरोट्रांसमीटर से। जस्ट आप इतना याद रखें कि नर्व इंपल्स जो कि एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है, ये केमिकल छोड़ती है जिसका नाम क्या है, एसिटाइलकोलिन। ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो जो कैल्शियम आयन है वो जाके ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ लग जाते हैं। जैसे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ लगते हैं तो जो बाइंडिंग साइट होती है वो ओपन हो जाती है, ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन को वहां से हटा दिया जाता है, और जो थिक फिलामेंट का हेड है वो जाके बाइंडिंग साइट पे लगता है और क्रॉस ब्रिज बना लेता है। बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन द अटैचमेंट साइट रिमेन क्लोज। ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन की वजह से जो अटैचमेंट साइट होती हैं, जो एक्टिन के पास बाइंडिंग साइट होती हैं, वो क्या रहती हैं, क्लोज रहती हैं। आपके जब मसल्स रिलैक्स होते हैं ना तो उस वक्त हमारी बाइंडिंग साइट क्लोज होती है, ट्रोपोमाइसिन ने बंद की हुई होती है। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नर्व इंपल्स आती है, कैल्शियम आयन रिलीज करती है, ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ लगते हैं, ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन बाइंडिंग साइट छोड़ देती है।
then these bridges are broken with the help of ATP and immediately formed by the other parts of the actin। ये जो क्रॉस ब्रिज है ये बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूटती हैं, और ये मैकेनिज्म जो है चलता रहता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो क्रॉस ब्रिज बनती है यानी बल्बस हेड का उठना और बाइंडिंग साइड पे लगना, इसके लिए हमें क्या खर्च करनी पड़ती है, एटीपी खर्च करनी पड़ती है। ये बात भी आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और ये कहता है व्हेन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन द सार्कोमेयर इट्स साइज रिड्यूस बाय द 35%। 35% तक इसकी साइज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में पीएमसी में बाज औकात पूछा जाता है, सही है। अच्छा, कंट्रोल किस चीजों से होता है, अभी मैंने आपको बताया 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नर्व इंपल्स, कैल्शियम आयन और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एपीटी लिखा हुआ है। हालत देखो, ये एटीपी होगा, ठीक है, एपीटी नहीं होगा। ये हमारा एक डीवीएम का सब्जेक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, तो ये गलत हो जाएगा, सही है, ये एटीपी है। आप भी सही कर देना, मैं भी इसको सही कर दूंगा। तो पहला है नर्व इंपल्स। मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एक बिजली की तरह का मैसेज चाहिए जिसे नर्व इंपल्स कहते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से क्या होता है, जनरेट होता है। बाकी सारी कहानी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अगर नर्व इंपल्स नहीं आती तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और एक बीमारी लग जाती है जिसे पोलियोमिलाइटिस कहा जाता है। आप देखें पोलियोमिलाइटिस के अंदर क्या होता है, पार्टिकुलर जगह के जो मसल्स हैं वो काम नहीं करते। और अब आपको समझ आ रहा है कि वो जो पोलियो का वायरस है वो क्या करता है, वो जाके नर्व इंपल्स की कंडक्शन को रोक देता है। तो जब तक नर्व इंपल्स नहीं आएगी तो आप मुझे ये बताएं कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होंगे। जब तक कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होंगे वो ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेंगे। जब तक ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेंगे ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन बाइंडिंग साइट नहीं छोड़ेगी, और जब तक बाइंडिंग साइट नहीं छूटेगी तो बल्बियस हेड उठेगा नहीं, भले एटीपी मौजूद हो, क्योंकि वो उठता तब है जब बाइंडिंग साइट खुलती है। आप भले इसको एटीपी देते रहें, ये बल्बियस हेड कभी भी नहीं उठेगा। तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगी और पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो नर्व इंपल्स जो है ये सब चीजों से कंसीडर किया जाता है कि मेन फैक्टर है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मैंने आपको बताया कि कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये मसल फाइबर जो कि मसल के सेल होते हैं, मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर समझाया हुआ है पिछली क्लास के अंदर, वहां जाके आप पढ़ लेना। कैल्शियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनको लेके कौन आता है, केमिकल जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। और ये कहता है कि उसको एक्टिन और मियोसिन के बराबर में छोड़ देता है, लेकिन जो कैल्शियम आयन के रिसेप्टर हैं वो ट्रोपोनिन प्रोटीन के पास होते हैं, तो इसलिए वो जाके ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और अटैचमेंट साइड को क्या कर देता है, ओपन कर देता है, क्रॉस ब्रिज बनना शुरू हो जाती है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इंपल्स बिकम स्टॉप, इंपल्स आपकी खत्म हो जाएगी, होगी कॉन्ट्रैक्शन, एंड फ्री कैल्शियम आयन्स बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कैल्शियम आयन होंगे वो दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे और आपके मसल्स जो है वो दोबारा से रिलैक्स हो जाएंगे। जो क्रॉस ब्रिज बनी थी वो दोबारा टूट के अपनी उसका जो हेड है वो नीचे आके दोबारा बैठ जाएगा। अच्छा, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए अगर एटीपी लगती है तो तोड़ने के लिए भी क्या लगती है, एटीपी लगती है, ये आपने याद रखना है। एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। मैंने आपको बताया कि वो बल्बस सेट उठेगा नहीं और बाइंडिंग नहीं होगी, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाइंडिंग को तोड़ा जाता है। तोड़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एक तो हमें ग्लाइकोजन से मिलती है, यानी जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं सीधी सीधी एटीपी मिलती है, इसके ऊपर भी मैं बायोएनर्जेटिक्स के ऊपर डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। दूसरा क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां से भी हमें जो है वो एनर्जी मिलती है जिससे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कहता है कि 1 सेकंड के अंदर 100 से भी ज्यादा जो है ये क्रॉस ब्रिज बनती हैं और टूटती हैं। तो कभी पूछा जाता है कि 3 सेकंड के अंदर कितनी बार बनेगी, तो आपने लिखना है मोर देन 300 टाइम। 4 सेकंड के अंदर मोर देन 400 टाइम। तो इस बात को नोट किया करें कि वो आपसे 1 सेकंड का पूछ रहा है या 2 सेकंड का या 3 सेकंड का। अब जो ह्यूमन की आई का मसल्स होता है वो 0.01 सेकंड के अंदर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स के अंदर लिखी हुई बात है, तो हो सकता है ये आपसे पूछ ले। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, तो जस्ट आप लोग ये बस देख लेना कि जो स्लाइडिंग आवर है वो होती किस तरह से है, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।